तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं सबीन मसूद साहिबा और बेसिकली शी इज़ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एट सेंसरी प्लानट। ये किस हवाले से डील करती हैं ये तो हम आपको बताएंगे। 7 साल का इनका एक्सपीरियंस है, स्पेशल नीड्स और न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ ये काम करती हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसे मसाइल होते हैं जिन्हें अक्सर हम डिसेबिलिटी से जोड़ देते हैं, बट एक्चुअली वो डिसेबिलिटी नहीं होती। या फिर हम ये कह देते हैं ये बच्चा स्लो है, या फिर शायद कोई दिमागी मसला है, इसका दिमाग आहिस्ता काम कर देता है, लेकिन हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाते और ना ही सही इलाज की तरफ जाते हैं। कई दफ़ा दम कर देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, या कहते हैं एक्सरसाइज करेगा तो ठीक हो जाएगा, या उम्र बढ़ते हुए ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलाइज़ नहीं करते कि कई दफ़ा वो चीज़ें पुख्ता होती हैं जिसको हम फिर बाद में अफसोस करते हैं कि शायद सही टाइम पे डायग्नोस करके इसका इलाज करा लिया जाता। तो सबीन से हम यही जानेंगे। वेलकम टू द शो सबीन। सो मुझे बताइएगा बेसिकली पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता क्या है? थैंक यू सो मच। पेडियाट्रिक्स ऑब्वियसली बच्चों से रिलेटेड, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उसमें वो तमाम तर रोज़मर्रा के काम आते हैं जो हम लोग ज़िंदगी को चलाने के लिए सर अंजाम देते हैं, जिसको हम लोग ADLs यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं। अब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हमारा चलना फिरना, खाना खाना, लिखना पढ़ना, कोई भी खेल खेलना, किसी के साथ बातचीत करना, सोशलाइजेशन करना, तो तमाम तर चीज़ें ही एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, रोज़मर्रा के कामों में आते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उन्होंने अपनी फील्ड को जो है वो 3 हिस्सों में जिसको कहते हैं कि तकसीम कर ली है। एक चीज़ यानी जहन से की जाने वाले प्लानिंग, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें यानी याददाश्त हो गई आपकी, आपका सोचने समझने का तरीका। इसी तरह से फिर एक आ जाती है मोटर फंक्शनिंग, जिसमें हम कहते हैं कि जिस्मानी क़ुव्वत जो होती है, आपकी खेलने की सलाहियत, आपकी उठने बैठने की सलाहियत, आपकी चलने फिरने की, भागने दौड़ने की सलाहियत। और फिर एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी जैसे इसके नाम से पता चलता है कि जो आपकी सेंसेस होती हैं, देखने की, सूंघने की, किसी भी जो है वो टच को महसूस करने की, अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें कोई भी तब्दीली को महसूस करने की, ये सारी चीज़ें आपकी सेंसरी सिस्टम में आती हैं। तो वो बच्चे या वो नौजवान या वो बूढ़े जो इन तीनों शोबों में से किसी में भी कोई दिक्कत महसूस करते हैं, यानी मोटर फंक्शनिंग में, सेंसरी इंटीग्रेशन में या फिर मेंटल प्लानिंग में, तो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर करने के लिए एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो फिर वहाँ पे एक किरदार अदा करता है। अच्छा, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे आप समझती हैं कि वालिदैन को आगाही नहीं होती और वो बच्चों का सही इलाज कर नहीं पाते? देखिए, सबसे पहले तो जब एक बच्चा आता है इस दुनिया में, तो हम लोगों की जिसको हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंटल एज, डेवलपमेंटल माइलस्टोन जिसको कहते हैं, जैसे आम तौर पे एक 3 महीने का बच्चा जो है, 3 से 4 महीने का, उसको अपनी गर्दन संभाल लेनी चाहिए। 6 से 8 माह के बच्चे को बैठना शुरू कर देना चाहिए। फिर 9 महीने से 15 महीने तक के बच्चे को जो है वो चलना शुरू कर देना चाहिए। और फिर आगे 3 साल से ऊपर या 3 या 3.5 साल तक के बच्चे को बोलना शुरू कर देना चाहिए, कुछ अल्फाज बोलने शुरू कर देने चाहिए। अब अगर इसमें कोई भी ताख़ीर होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि देयर इज़ अ डिले इन द माइलस्टोन। अब ये इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, या ये सिर्फ डिले हो सकता है, या फिर ये किसी और डायग्नोसिस के साथ ओवरलैप कर सकता है, यानी अक्सर औकात ऑटिज़म या सिंड्रोम, ये ऐसे कंडीशंस हैं जो जिनकी पहले इब्तदाई सिम्टम्स ये होते हैं, इब्तदाई असरात ये होते हैं कि वो आपके माइलस्टोन्स को डिले कर देते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि इन चीज़ों पे वालिदैन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं या देर से चलना शुरू कर देते हैं, तो आम तौर पे घर में बड़े बूढ़े कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। वो जो फ़लाना है वो भी 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था उसने, और वो जो फ़लाना है उसने भी 3 साल की उम्र में चलना शुरू किया था। यहाँ पर समझने की ये बात है कि ये एक बहुत अहम जो है वो हिस्सा होता है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट का, और यहाँ पर जो है वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जिस भी माइलस्टोन्स में अगर थोड़ा सा भी डिले है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है, लेकिन एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना कि किसी थेरेपिस्ट को या किसी पीडियाट्रिशियन को अप्रोच करके आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि क्या ये कोई परेशान कुन बात है या नहीं है, क्योंकि यही वो असरात है जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। और फिर जब बच्चा 6 साल का, 7 साल का या जब 8 साल का हो जाता है, तो फिर उस उम्र में जाके जब हम एक बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मसाइल आज पैदा नहीं हुए हैं, ये मसाइल तो शुरू के ही थे, यानी जो माइलस्टोन्स थे वो शुरू से ही डिले रहे हैं।
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے بھی اکثر پیرنٹس کو خدشات رہتے ہیں، بہت گندی ہے، نہیں ہے، لیفٹ ہینڈڈ ہے، رائٹ ہینڈڈ ہے، یہ ایشوز کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں؟ بالکل، اب یہ جو آپ کے پچھلے سوال کا میں نے جواب دیا کہ اکثر اوقات جیسے جو گراس موٹر مائلسٹونز ہوتے ہیں، جیسے گردن سنبھالنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، اسی طرح جو فائن موٹرز ہوتے ہیں یعنی ہاتھوں سے کرنے والے سارے کام، ان کے بھی اپنے جو ہیں وہ مائلسٹون ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے ایک بچہ جو ہے وہ پورے ہاتھ میں چیز پکڑنا شروع کرتا ہے، جس کو ہم لوگ گراسپ کہتے ہیں. پھر وہ 3 انگلیوں کا استعمال شروع کرتا ہے، پھر وہ 2 انگلیوں کا استعمال شروع کرتا ہے. تو یہ بھی سارے مائلسٹونز ہوتے ہیں موٹر ڈیولپمنٹ. زیادہ تر بچے جن کو اسکول ایج میں آ کے ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہوتا ہے یا پینسل نہیں پکڑ پا رہے ہوتے، اصل میں ان کے فائن موٹر شروع سے ہی ڈیلے ہوتے ہیں. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اکثر اوقات جب کھیلتے ہیں تو چیزوں کو بہت دیر تک ہاتھ میں پکڑ کے نہیں رکھتے، بہت جلدی پھینک دیتے ہیں. یا پھر یہ وہ بچے ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں جو زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ٹیبلٹس پہ یا موبائل فون پہ جو ہے وہ گزارتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے. جیسے جن بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں، ہاتھ میں کوئی اسٹکس دی جاتی ہیں، پینسل دی جاتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے فائن موٹرز اچھے سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو بچے زیادہ تر اپنے بچپن کا حصہ جو ہے وہ موبائل دیکھنے میں یا ٹیبلٹس دیکھنے میں آج کل کے زمانے میں صرف کرتے ہیں، ان کو فائن موٹرز ڈیلے ہو سکتے ہیں اور پھر آگے جا کے یہی جو ہے وہ ہینڈ رائٹنگس ایشو بنتے ہیں. آپ پینسل ٹھیک سے پکڑ نہیں پاتے. اگر آپ پینسل ٹھیک سے پکڑ لیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں اتنا زور نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے لکھ سکیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہینڈ اسٹرینتھننگ. اگر آپ کی ہینڈ اسٹرینتھننگ بھی ٹھیک ہو تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ انڈیورنس. اب انڈیورنس وہ چیز ہے جو بہت سارے بچوں کو، ٹین ایجرس کو بھی مسائل ہوتے ہیں کہ ٹائم پہ پیپر پورا نہیں ہوتا، جبکہ جو سپیڈ ہوتی ہے ان کی وہ بہت سلو ہوتی ہے. اور یہی بچے جب تھوڑی سی بھی انزائٹی کا شکار ہو جائیں، یعنی پیپر میں آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات بچوں کو تھوڑی بہت تو ٹینشن ہوتی ہے، تو جو تھوڑی سی بھی انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی انڈیورنس مزید کم ہو جاتی ہے اور وہ اپنا پیپر جو ہے وہ وقت پر مکمل نہیں کر سکتے. تو یہ سارے مسائل ہیں جو کہ ہینڈ رائٹنگ کے ایریاز میں آتے ہیں.